दोस्तों टाटा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जी हाँ, वही टाटा जिसकी गाड़ियों में आप सफर करते हैं, जिसके नमक के बगैर आपके खाने का स्वाद अधूरा है और जिसकी चाय से आपके दिन की शुरुआत होती है। दोस्तों आज के समय में अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को उठाकर देख लीजिए, वहाँ आपको टाटा की झलक देखने को जरूर मिल जाएगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, आज टाटा इंडिया के सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक जो है। आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, पर आपको बता दे टाटा को ये सारी सफलता एक दिन में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए 200 सालों का समय लगा है। और इन 200 सालों में टाटा ने कैसे लोगों के दिलों में अपने लिए इतनी खास जगह बना ली। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1822 से, जब गुजरात के एक पारसी परिवार में नुसरवानजी टाटा का जन्म हुआ। नुसरवानजी टाटा बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाह रखते थे और इनकी इसी चाह ने इन्हें महज 20 साल की उम्र में ही मुंबई खींच लाई। कहते हैं जब नुसरवानजी टाटा मुंबई आए थे, तब उस वक्त वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे, जिन्हें नुसरवानजी टाटा अपनी ताकत मानते थे। मुंबई में अगर किसी बिजनेस ने नुसरवानजी टाटा को सबसे ज्यादा आकर्षित किया तो वो था कॉटन ट्रेड का, और इसी बिजनेस में उन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई। उन्होंने अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में जितना भी पैसा आया उसे उन्होंने अपने बेटे जमशेद को बेस्ट एजुकेशन देने में लगाया। और 18-19 साल में जब जमशेद ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, तब नुसरवानजी टाटा ने अपने बेटे को बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से हांगकांग भेज दिया। दोस्तों हो सकता है आज के समय में ये चीजें आपको काफी नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ये बात साल 1859 की है, जब एयर ट्रेवल इन्वेंट नहीं हुआ था। लोग समुद्री जहाजों से यात्रा किया करते थे। उस समय में अपने बेटे को बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे देश भेजना एक बहुत बड़ी बात थी। संयोग से जमशेद जी जब हांगकांग गए, उस समय उनकी उम्र भी 20 साल थी और वो भी शादीशुदा थे और एक बच्चा भी था। जमशेद जी भी अपने पिता की तरह फुल एनर्जेटिक थे। उन्होंने अपने 65 साल के जीवन में वो कर दिखाया जो हम जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने इंडिया में कई सारी कॉटन मिल्स खोली। इन्होंने इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू की। साथ ही में इन्होंने इंडिया का पहला 5 स्टार होटल भी खोला, जिसमें बिजली की सुविधा थी। ये होटल कोई और होटल नहीं बल्कि मुंबई का ताज होटल है, जो आज के समय भी अपने एक खास पहचान बनाए हुए है। दोस्तों सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जमशेद जी ने ऐसे कई काम किए हैं जो उन्हें इतिहास में अमर बनाते हैं। साल 1874 में जब जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली, तो इस बार उन्होंने कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन में बिजनेस में कदम रखा। लेकिन इस बिजनेस को करते समय सबसे बड़ी समस्या उनके सामने वर्कर्स को लेकर हुई। नागपुर की कॉटन मिल में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे। वो रोजाना छोटे छोटे बहाने देकर एब्सेंट हो जाते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं था जहाँ फैक्ट्री में 100% अटेंडेंस देखने को मिले। जब जमशेद जी ने अपने वर्कर्स को इतना आलसी होते हुए देखा, तो उन्होंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की, ताकि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मेडिकल कॉस्ट कंपनी के द्वारा कवर की जाए। जमशेद जी ने अपने वर्कर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए फैमिली डेज, स्पोर्ट डेज जैसे इवेंट को भी रखा, जिसमें से कई सारे वर्कर्स अपनी फैमिलीज को लेकर पार्टिसिपेट करते थे। दोस्तों आपको बता दें, ये सारी चीजें जमशेद जी उस समय कर रहे थे जब पूरी दुनिया में वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब थी। अमेरिकन सिविल वॉर का समय जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक अच्छा दौर साबित हुआ। हालांकि बाद में जमशेद जी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। दरअसल उस दौर में इंग्लैंड अपने ज्यादातर कॉटन रॉ मटेरियल्स को अमेरिका से इम्पोर्ट किया करता था, लेकिन सिविल वॉर स्टार्ट होने की वजह से इसकी सप्लाई बंद हो गई। उस वक्त जमशेद जी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने कॉटन के रेट्स को डबल कर दिया। हालांकि इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे दोगुने रेट पर इंडिया से कॉटन इम्पोर्ट करना पड़ा। 4 सालों तक जमशेद जी ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया। उन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया। जमशेद जी ने इस दौरान लंदन जाकर अपना ऑफिस भी सेटअप किया। लेकिन 4 सालों बाद जमशेद जी के बिजनेस को गहरा धक्का लगा, जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और वापस से अमेरिका से आने वाली कॉटन की सप्लाई चालू हो गई। इस समय जमशेद जी के बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इन्वेस्टर्स जमशेद जी से अपना रिटर्न मांगने लगे। उस समय जमशेद जी ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसमें 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करने लगे। दोस्तों जमशेद जी ने इन कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। वो लगातार डटे रहे और अंत में अपने बिजनेस को बचा भी लिया। दोस्तों जमशेद जी ने कई ऐसे सपने देखे थे, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर रंग को लेकर भेदभाव न किया जाता हो, जैसे कई सपने शामिल थे। लेकिन जब जमशेद जी का देहांत हुआ, उससे पहले वो अपने सिर्फ एक सपने को पूरा कर पाए थे, जिसमें उन्होंने होटल को खोला था। उनके बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पूरा होने से पहले जमशेद जी का देहांत हो गया। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके बाकी सपनों को पूरा किया। दूसरी तरफ साल 1910 तक जमशेद जी का शुरू किया गया टाटा का स्टील प्लांट भी तैयार हो गया और उसमें स्टील प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो गया। इसके कुछ सालों बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स को टाटा स्टील की जरूरत अपने लिए टैंक्स को बनाने में, हथियार बनाने में, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में पड़ी। उस समय टाटा स्टील इन ब्रिटिशर्स की मदद करने वाला देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बनकर सामने आया। दोस्तों यही वो समय था जिसमें टाटा स्टील का नाम देश में फेमस हो गया और साल 1914 तक टाटा स्टील इतना बड़ा बन गया कि उसके अंदर 14 कंपनियां शामिल हो गयी। साल 1938 में कंपनी को दोराबजी टाटा ने एक दूसरे के कजन जहांगीर रतन टाटा ने अपने हाथों में ले लिया और आगे जाकर इन्होंने बिजनेस को अन्य कई सेक्टर्स में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसमें
1945 में लोकोमोटिव इंजन, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टाटा सॉल्ट जैसे कई बिजनेस शामिल थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नैक्लो जो रेडियो मैन्युफैक्चर करता था, उसका साल 1971 में मार्केट शेयर गिरकर सिर्फ 2% पर आ गया, जबकि एक समय यही 20% हुआ करता था। नैल्को की इस हालत को देखते हुए इसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए जमशेदजी टाटा के ग्रैंड सन रतन टाटा को बुलाया गया। रतन टाटा ने सब कुछ जांच पड़ताल करके कंपनी को सलाह दी कि अगर नैल्को को फिर से खड़ा करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। और जैसा कि रतन टाटा ने सलाह दी थी, 3 साल के अंदर ही नैल्को का बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और साल 1975 तक नैल्को का मार्केट शेयर वापस से 20% पर आ गया। लेकिन इस संयोग से उसी समय इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिससे नैल्को का बिजनेस वापस से गर्त में जाने लगा और अंत में इसे बंद करना पड़ा। पर तब तक रतन टाटा के अंदर की काबिलियत को टाटा कंपनी के मैनेजमेंट ने देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 1991 में रतन टाटा को टाटा का वारिस अनाउंस करते हुए उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। और फिर साल 1991 में JRD टाटा ने एक कदम उठाया, जिसके बाद टाटा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की सबसाइडरीज में टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनीज को न खरीद पाए। और जैसा कि JRD टाटा ने सोचा था, उनका ये प्लान सक्सेसफुल साबित हुआ और अब टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। टाटा ग्रुप ने यूरोप में एक स्टील कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने इंग्लैंड में टेटली टी टाटा को $12 बिलियन में खरीद लिया। उस समय जैगुआर लैंड रोवर कंपनी, जो कि यूके की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन जब इस कंपनी को बेचने की बात उठी तो कहा जाता है कि उस समय इस कंपनी के वर्कर्स ने खुद सामने आकर कहा था कि हम चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय जैगुआर लैंड रोवर को 3-4 कंपनियों से खरीदे जाने के ऑफर्स मिले थे, लेकिन इस कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि टाटा ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के दिलों में अपने लिए एक ऐसी जगह बना ली जिसे हटा पाना अब शायद मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आज रतन टाटा 84 वर्ष के हो चुके हैं। ऐसे में उनकी कंपनी की कमान अब किसके हाथों में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, क्योंकि रतन टाटा की अपनी कोई औलाद नहीं है। पर आपको बता दें, रतन टाटा को अपनी कंपनी का वारिस साल 2017 में ही मिल चुका था, जो टाटा की सभी कंपनियों का ठीक वैसे ही ख्याल रख रहा है जैसे कि रतन टाटा हमेशा से चाहते थे। इस शख्स का नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि आज के समय में टाटा कंपनी की कमान को संभालते हुए उसके चेयरमैन के पद पर आसीन है। वैसे आपको बता दें, नटराजन जी को ये पद ऐसे ही नहीं मिला है, उन्होंने इसके लिए खुद को कई बार साबित करके दिखाया है और यही वजह है कि रतन टाटा ने इन्हें अपनी कंपनी की कमान सौंपी हुई है। नटराजन जी को जब टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, उस समय टाटा सन्स की कई कंपनियां डूबने की कगार पर पहुंच चुकी थी। टाटा स्टील उस समय यूरोप में विवाद में चल रही थी। टाटा मोटर्स 22,000 करोड़ के कर्ज में चला गया था, लेकिन नटराजन जी ने कंपनी की कमान को अपने हाथों में लेते हुए अपनी स्ट्रेटेजी और मेहनत से वापस से टाटा को खड़ा किया, जो कि इनकी काबिलियत को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या नटराजन जी के हाथों में कंपनी की कमान आगे भी रहनी चाहिए या फिर कंपनी के लिए किसी दूसरे शख्स की तलाश करनी चाहिए? अब आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।